लिख लो, भूगोल। ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, जितना तुम्हारे लिए है इतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? फालतू पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, जितना तुम्हें आ सकता है ना, या आने की संभावना है। ठीक, ये नहीं कि पूरा थ्योरी लिखवा दी, है ना। जितना तुमसे पूछा जाएगा इतना ही हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक, इतना मान के चलो, ये नहीं कि 4 घंटे खराब कर दिए तुम्हारे। ठीक, बस इतना है कि लिमिटेड, यहाँ से पूछा जा सकता है तो बताएंगे, नहीं पूछा जा सकता तो नहीं बताएंगे। ठीक है भाई। तो ब्रह्मांड तो देखा ही है सभी लोगों ने भाई। ब्रह्मांड का मतलब जो भी तुम्हें चमक रहा हो सब ब्रह्मांड है। ठीक है, जो भी तुम्हें दिख रहा है आंखों से, है ना, वो सब किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, ये मान के चलो। ठीक, सबसे पहले होता है ब्रह्मांड। ठीक है, नंबर 1। ब्रह्मांड के अंदर आती हैं आकाश गंगाएं, और आकाश गंगा के अंदर होता है सौर मंडल। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? और सौर मंडल का भी मुखिया जो होता है वो होता है सूर्य। ठीक है, आ रही बात समझ में? नंबर 5, सूर्य के चारों ओर होते हैं ग्रह। ठीक है, और नंबर 6, ग्रह के चारों ओर होते हैं उपग्रह। इतनी बात समझ में आ रही है ना? सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही क्या है? आकाश गंगा है, आकाश गंगा के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर सूर्य, सूर्य के अंदर ग्रह, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, सूर्य के अंदर नहीं है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, और उसके ग्रह के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? उपग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, ग्रह में से एक हमारी पृथ्वी भी है। क्या है भाई? एक पृथ्वी भी है। ठीक है, इसका एक उपग्रह भी है, क्या? जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। आ रही बात समझ में? और सारे उपग्रह को चंद्रमा ही बोला जाता है ना। जितने भी उपग्रह होते हैं, किसी के भी उपग्रह हैं तो उसे क्या कहेंगे? चंद्रमा ही कहेंगे। ठीक है, तो जरा इन्हें तारो, फिर स्टार्ट करते हैं। एक क्रम बना लो, अभी थोड़ा चित्र सा बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। बन गया भाई सबका? चलो बन गया तो अच्छी बात है। मिटान ले। तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? ब्रह्मांड। ठीक है ना। फिर उसके बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद सौरमंडल, सौरमंडल के बाद सूर्य, और सूर्य के बाद ग्रह, उपग्रह। ठीक है, तो देखो है क्या, आपने देखा होगा कभी पहले एक कहावत थी कि सूर्य के चारों ओर, है ना, पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, सूर्य के चारों ओर में पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहा है? सूर्य, है ना, कि सूर्य कहाँ घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर। पहले ये मतलब एक मिथक था। मिथक का मतलब है
एक कहानी थी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है, सूर्य घूमता। और लगता भी है सही, है ना। अभी देखो सुबह इधर निकल के आएगा तो ऐसा लगता है कि चारों ओर घूम रहा है ना। पूर्व से स्टार्ट करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, पश्चिम पहुंच जाएगा, ठीक है। पश्चिम से फिर सूर्य उगेगा, पूर्व से फिर पश्चिम। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वास्तव में क्या हो रहा हो, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा हो, ठीक है ना। तो एक अवधारणा है, उसे कहते थे जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है भाई। जियो माने पृथ्वी, सेंट्रिक माने सेंटर में है, और एक अवधारणा बनाई कि पृथ्वी क्या है, सेंटर में है। सेंटर का मतलब है केंद्र में है, उसके चारों तरफ क्या घूमता है, सूर्य चक्कर लगाता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आविष्कार होते गए, ठीक। फिर उसके बाद कौन सी आई, सूर्य केंद्रित अवधारणा, ठीक है। कौन सी आई, सूर्य केंद्रित अवधारणा, ठीक है। टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार हुआ, दूरबीन द्वारा देखा गया तो वास्तव में पता चला कि सूर्य नहीं है, है ना, ये पृथ्वी नहीं है। वास्तव में केंद्र में कौन है भाई, केंद्र में सूर्य है ना। तो इसका नाम हुआ सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसका नाम क्या पड़ गया भाई, सूर्य केंद्रित अवधारणा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले क्या था कि बताया कि पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा, सूर्य। तो वो कौन सी हो गई, जियोसेंट्रिक अवधारणा। और बाद में धीरे धीरे आविष्कार होते गए, दूरबीन का आविष्कार हुआ, तो फिर उसके आधार पे क्या पता चला हमें कि वास्तव में पृथ्वी सेंटर में नहीं है। कौन है सेंटर में, सूर्य है, ठीक है। तो क्या है वास्तव में, सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, यानी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो अब लिखना चालू करते हैं। इतना तो समझ में आ गया है ना। चलो लिखो जरा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो लिखो। देखो, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री कौन थे भाई, टालमी। टालमी का नाम सुना है ना। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री टालमी ने 140 ईस्वी में अध्ययन कर बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, एवं सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसे जियोसेंट्रिक अवधारणा या भूकेंद्रित अवधारणा कहा गया। ठीक है। तो क्या है वास्तव में कि
पृथ्वी कहाँ पे है, केंद्र में है, और उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, सूर्य। तो इसे क्या कर दिया, जियो सेंट्रिक अवधारणा या भू केंद्रित अवधारणा कहा गया। ठीक है, अब ये जो चीज थी ये बहुत दिनों में बनी रही है ना, मतलब कई सौ वर्षों तक बनी रही। अब किसी को इतनी जानकारी थी नहीं तो ये चलती रही, है ना। लेकिन जब किसका उपयोग हुआ, आविष्कार हुआ दूरबीन का। ठीक है, तो दूरबीन द्वारा देखा गया कि वास्तव में क्या है, पृथ्वी नहीं घूम रही, वास्तव में कौन अपनी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा। ठीक है, यानी चक्कर कौन नहीं काट रहा, सूर्य नहीं काट रहा, वास्तव में कौन काट रहा है, पृथ्वी काट रही है। ठीक है, तो लिखो जरा, परंतु 1553 ईस्वी में, परंतु 1553 ईस्वी में पोलैंड के रहने वाले, परंतु 1553 ईस्वी में, ठीक है, 1553 ईस्वी में पोलैंड के कोपरनिकस, कोपरनिकस का नाम सुना है, हाँ, कोपरनिकस, ब्रैकेट में लिख लेना, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कोपरनिकस, कोपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। ठीक है, कोपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक ने जब हेलियोसेंट्रिक या ब्रैकेट में लिख लेना सूर्य केंद्रित अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक ब्रैकेट में लिख लेना सूर्य केंद्रित अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक, इसके ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, सूर्य केंद्रित अवधारणा। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया तो इसके बाद ब्रह्मांड, तो इसके बाद ब्रह्मांड के संदर्भ में, तो इसके बाद ब्रह्मांड के संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, तो इसके बाद ब्रह्मांड के संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक है भाई, आगे लिखो, सूर्य केंद्रित अवधारणा के तहत, सूर्य केंद्रित अवधारणा के तहत, सूर्य केंद्रित अवधारणा के तहत कोपरनिकस ने बताया कि, सूर्य केंद्रित अवधारणा के तहत कोपरनिकस ने बताया कि, सूर्य केंद्रित अवधारणा के तहत कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ठीक है भाई, सूर्य है। हालांकि ब्रह्मांड संबंधी हालांकि यह ब्रह्मांड संबंधी परिकल्पना, हालांकि यह ब्रह्मांड संबंधी परिकल्पना, हालांकि यह ब्रह्मांड संबंधी परिकल्पना सौर परिवार तक ही सीमित थी, सौर परिवार तक ही सीमित थी,
हालांकि ब्रह्मांड संबंधी यह परिकल्पना सौर परिवार तक ही क्या थी, सीमित थी। समझ रहे हो भाई? कहने का मतलब ये है कि इन्होंने, एक ने तो बताया क्या कि बीच में क्या है भाई, हाँ, एक ने बताया कि पृथ्वी है बीच में, ठीक है, आ रही बात समझ में? ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है भाई? सूर्य। देखो जैसे ये मैंने सूर्य बना लिया, ठीक है, एक ही है ये, आ रही बात समझ में? ये भी सूर्य है, ये भी सूर्य है, ठीक है, ये भी सूर्य है। कभी कभी देखते हो सुबह उगेगा फिर शाम को छिप जाएगा, ठीक है। ये भी सूर्य मान लो और इसे भी सूर्य मान लो, ठीक है। तो किसने बताया ये चीज? टॉलमी ने बताया कि जो है पृथ्वी केंद्र में है और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है भाई? सूर्य। लेकिन ये बात क्या थी? गलत थी। लेकिन जब पता नहीं था तो बात क्या थी? ये सही। जब तक सही थी जब तक हमें पता नहीं था, है ना? आ रही बात समझ में? धीरे धीरे आविष्कार होते गए, दूरबीन का आविष्कार हुआ तो ये चीज क्या होगी उस समय? गलत। हो सकता है जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं कल वो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है और आविष्कार हो जाए। अभी भूगोल बहुत नया सब्जेक्ट है ना, नया विषय है, तो इसमें इतनी जानकारी अभी है नहीं जितनी होनी चाहिए, ठीक। तो जो आज पढ़ रहे हैं हो सकता है वो कल गलत हो जाए, समझ रहे हो नहीं? आने वाले समय में वो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, ठीक। तो इसको बना लो जरा चित्र को। हो गया भाई? चलो इसके बाद कौन आते हैं भाई? हाँ, उसके बाद आए कोपरनिकस, ठीक है। यहां मैं लिख लूंगा सूर्य, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी फिर? पृथ्वी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा और ज्यादा बताया इसके बारे में, ठीक है भाई। हालांकि इनसे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं इतना, इन चित्रों से, फिर भी समझने के लिए आसान हो जाएगा। अब इन्होंने ये भी बताया कि सौर परिवार कहाँ तक है। सौर परिवार में कौन है? बुध, शुक्र, ठीक है, हाँ, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण, मंगल, सब बृहस्पति वगैरह, ठीक है। तो इनका जो ब्रह्मांड का सोचना था वो कहाँ तक था? सौर परिवार तक सीमित था, ठीक है। उन्होंने बस इतना ही सोचा कि जहां तक ये सौर परिवार है हमारा, जहां ये ग्रह हैं और ये जितने उपग्रह हैं, यहीं तक क्या है? हमारा ब्रह्मांड है। लेकिन ये भी एक क्या था? बहुत छोटी चीज थी, है ना। इससे भी आगे चीजें थी। इससे आगे क्या आएगा? देखा, फिर आविष्कार होते गए तो बाद में पता चला कि एक ये ब्रह्मांड में ये सौर मंडल तो एक बहुत छोटी सी चीज है ना। क्या है ये? एक बहुत छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज कैसा है कि भाई एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। और आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल है ना। क्या है? बहुत सारे सौर मंडल हैं। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये है आकाश गंगा में करोड़ों सौर मंडल हैं, ऐसे ऐसे अरबों खरबों सौर मंडल हैं, ठीक है। तो ये तो आकाश गंगा का एक सौर परिवार जो है तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, जब पता चला, खोजें होती गई तो, ठीक है। तो जरा लिखो और थोड़ा सा आगे लिख लो। कहां तक लिखा है? सौर परिवार तक ही सीमित थी, ठीक है। आगे लिखो। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने
हर्सेल, विलियम हर्सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। विलियम हर्सेल ने 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्सेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, ठीक है भाई। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बता दिया कि सौर मंडल तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है ना। क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। किसके सामने, आकाश गंगा के सामने, ठीक है। तो अगर मैं चित्र बनाना चाहूं, है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सौर मंडल, आकाश गंगा ही बना देता हूं, ठीक है। आकाश गंगा का एक केंद्र होता है, ठीक है। आकाश गंगा में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं भाई, 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। जैसे एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा में ये मान लो, ठीक। तीसरी भुजा ये आपस में ऐसी चल रही है आकाश गंगा, ठीक है। इसमें ये मान लो जैसे हमारा सूर्य है, ठीक। अब होता क्या है, तारे इधर से इधर की तरफ जाते हैं। कहां से, यहां जैसे मान लो ये तारा है, क्या है ये, तारा। इसे तारा का मतलब है, इसे हम अपना सूर्य भी मान सकते हैं, या सूर्य ही मान लेते हैं। ये क्या है भाई, जो मैंने ये दिखाया है, क्या है, सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर कौन कौन है भाई, हाँ, जैसे बुध है, ठीक है भाई। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है ना, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगी, और उसके बाद मंगल आ जाएगा, ठीक है। मैं 4 ही ले रहा हूं भाई, है ना। तो ये जो चीज है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ये सूर्य है। क्या है भाई, ये इसके चारों तरफ ये हमारे ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, उपग्रह भी घूम रहे हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन ये ऐसे ऐसे करोड़ों हैं, क्या है, ऐसे ऐसे जो तारे हैं, ये सूर्य जैसे इस आकाश गंगा के अंदर कितने हैं, करोड़ों हैं। करोड़ों क्या है, सूर्य हैं। तो करोड़ों सौर मंडल भी होंगे, सीधी सीधी बात है ना। आ रही बात समझ। और ये कहां से किधर की तरफ चल रहे हैं, यहां से जो है इधर की तरफ चल रहे हैं, ये आकाश गंगा की तरफ, ठीक है। आकाश गंगा का एक केंद्र है, क्या है, ये पॉइंट है एक, इसको कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं भाई, इसको बल्ज। जो आकाश गंगा का जो केंद्र है उसे क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सूर्य हैं, इसमें ऐसा नहीं है इन तीनों में सूर्य हैं, किन में, इन तीनों में करोड़ों सूर्य हैं बने हुए, ठीक है। आ रही बात समझ। और ये तो हो गई एक आकाश गंगा की बात, है ना। अब आ जाओ ब्रह्मांड, है ना। ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं, क्या है, ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं। जैसे ये घूम रही होगी भाई, एक, है ना। अब इसका भी एक पथ है बना हुआ, ठीक है, एक रास्ता सा है, देखा है भाई। ये जो इसमें जैसे मान लो ये है, तो इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं, है ना। इसमें भी जैसे एक रास्ता सा बना हुआ है ना, तो इसमें भी क्या है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे कई सारे, मतलब कई सारे का कितने पथ बने होंगे। तुमने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि भूरी भूरी सी पट्टी सी बनी हुई दिखती है, कहाँ पे, आसमान में देखना तो बहुत चमकीली सी भूरी भूरी सी पट्टी सी बनी हुई दिखेगी, है ना। है दिन में कहाँ चमक जाएंगे
रात दिन में तारे चमकेंगे क्या? है? हाँ, समझ जाते हैं कभी कभी। रात के समय देखोगे आसमान क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो एक तुम्हें ऐसा रास्ता सा चमकेगा आसमान के अंदर कि जैसे रास्ता बना दिया हो किसी ने, ठीक है। वास्तव में वो क्या होता है, वो आकाश गंगाएं होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसे एक आकाश गंगा ये है, ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। तो इसमें से जैसे मैंने एक आकाश गंगा ये बाहर निकाल ली, ठीक है। बहुत सारी अरबों खरबों हो सकती हैं, कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। बस एक ऐसे ही अनुमान लगाया है, लेकिन कोई अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि क्या है वास्तव में, ठीक। तो मैंने जैसे एक बाहर निकाल ली। अब एक बाहर निकालने का मतलब है तारा है ये, इसी को मान लो हमारा सूर्य, क्या मान लें इसी को हमारा। अब सूर्य के चारों ओर भी क्या घूम रहे हैं, ये ग्रह घूम रहे हैं, और ग्रह में भी ये पूरी एक पृथ्वी है हमारी, क्या है ये पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी में भी एक हमारा देश है। देश पे मत आओ अभी, किस पे आ जाओ, महाद्वीप। महाद्वीप है कौन सा, एशिया, ठीक है भाई। और एशिया में भी हमारा एक देश है कौन सा, भारत। और भारत में भी हमारा एक राज्य है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी एक हमारा जिला है अमरोहा। हाँ, अमरोहा में भी हमारा एक गांव है नवादा, ठीक है। तो अब तुम अपना वो देख लो, अपना अस्तित्व देख सकते हो, है ना, कहाँ से कितना छोटा, कितना एक पॉइंट के बराबर भी औकात नहीं है, है ना। देखा जाए तो वास्तव में ब्रह्मांड के एक जैसे एक बिंदु लगा देते ना, बिंदु, उसके बराबर भी हमारी औकात नहीं है देखा जाए तो, है ना। किसके परिप्रेक्ष्य में, इस ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में। आ रही बात समझ में? तो अब अंदाजा लगा सकते हो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं तो इसको चित्र को भी तुम बनाना चाहो तो बना लो। यहाँ पे बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। क्या है ये, बहुत सारी आकाश, और करोड़ों खरबों हो सकती है, कोई पता नहीं है कितनी है भाई, ठीक है। अंदाजा है, बाकी कुछ नहीं है ना, है? हाँ, आने वाले टाइम में ये भी क्या हो जाएगा, अगर और खोज होंगी तो ये भी क्या हो सकती है, गलत साबित हो सकती है चीजें, ठीक है। कोई अभी तो सही है, ठीक है, अभी के लिए क्या है, सही है। तो अभी हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक। कल और खोज होंगी तो कल और बनाएंगे। बन गया भाई? समझ में आ रहा कुछ नहीं? आ रहा समझ में? कुछ बन रही है ना, चित्र सा बन रहा है कुछ दिमाग के अंदर, है? हाँ, पिक्चर सी बननी चाहिए ना, तभी तो समझ पाओगे, फिर तुम्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। कहीं भी पढ़ोगे ना इसके बारे में तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। आगे बढ़े, लिखो जरा, थोड़ा सा और लिख लो, लिखो भाई। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल, एडविन पी हब्बल, अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल, एडविन पी हब्बल ने, एडविन पी हब्बल ने 1925 में 1925 में स्पष्ट किया कि 1925 में स्पष्ट किया कि 1925 में स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का
व्यास लगभग, ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अभी लिखते रहो, आगे बताएंगे, है ना। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, ठीक है भाई। तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति, तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति, हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है भाई। लाखों आकाश गंगाएं हैं, समझ रहे हो, लाखों आकाश गंगाएं हैं। अनुमान है, कोई निश्चित तो है नहीं, ना उन्होंने गिनी है, बस ये है कि एक हमारी आकाश गंगा है, ऐसे ही इसमें कितनी है इस ब्रह्मांड में, लाखों करोड़ों कितनी भी हो सकती है, कोई अंदाजा नहीं है, ठीक। और एक आकाश गंगा में एक सूर्य हमारा भी है, और इस लाइन में पता नहीं कितने करोड़ सूर्य हैं, इसमें भी कितने करोड़ सूर्य हैं, इसमें भी कितने करोड़ सूर्य हैं, कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है ना। और ये सारे किधर भज रहे हैं, इधर बल्ज की तरफ को आ रहे हैं, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा ये यहाँ आएंगे, बल्ज में आएंगे, समाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, सूर्य का, है ना, समझ रहे हो ना। तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का मतलब है कि ब्रह्मांड का व्यास है, कितना है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। यानी हम अगर प्रकाश की चाल से चलें, यानी यहां से स्टार्ट करें तो इधर पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 250 करोड़ लग जाएंगे, 250 करोड़ साल लग जाएंगे, है ना। एक अनुमान है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। अब कितने करोड़ साल लग जाएंगे अगर हम ब्रह्मांड को नापना चालू कर दे, तो 250 करोड़ साल, है ना। तो अब अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, है ना, समझ रहे हो भाई। तो ये हो गई भाई किसकी संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ छोटी सी ये मान लो एक जानकारी, ठीक है भाई। समझ में आया नहीं आया भाई, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक।